Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. चलो स्टार्ट करते हैं। कल ये समझ में आया था सेव सीक्वेंस कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। Yes, ma'am. ओके। एंड रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में डिस्कस नहीं कर पाई थी ना। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ नो। ओके, तो वो डिस्कस करना है, ठीक है। तो अगर हमको डेडलॉक अवॉइडेंस में साइकिल फाइंड आउट करना है ना। पहले हमने देखा है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, पहले मैंने डिस्कस किया है ना। Yes, ma'am. यस, जिसमें रिक्वेस्ट एज दो टाइप के नोड्स थे, प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज। एजेस थे दो, रिक्वेस्ट एज एंड असाइनमेंट एज। रिक्वेस्ट एज goes from process to resource, and when that an instance of a resource is assigned to the process, तो असाइनमेंट एज में वो कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में जब हम लोग, एक हमारे पास प्रोसेस है P1 and we have one resource, एक इंस्टेंस है उसका R1, then P2, यहाँ पे एक रिसोर्स है R2, ठीक है। अभी P1 को, P1 ने R1 का रिक्वेस्ट किया है और ये R1 का एक इंस्टेंस जो है P2 को मिल गया है, ठीक है। R1 इज हैविंग वन इंस्टेंस विच हैज ऑलरेडी बीन असाइन टू P2, मतलब कभी तो P2 ने रिक्वेस्ट किया होगा, वो अब पहले रिक्वेस्ट किया होगा इसलिए उसको असाइन हो गया, राइट। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जब हम लोग डेडलॉक अवॉइडेंस पढ़ रहे थे, तो डेडलॉक अवॉइडेंस में हमने क्या बोला, वी नीड एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच प्रोसेसेस। हर एक प्रोसेस जब वो उस कंप्यूटर सिस्टम में आएगा, वो डिक्लेयर कर दे कि हर एक इंस्टेंस, हर एक रिसोर्स टाइप का कितना इंस्टेंस मैक्सिमम उसको चाहिए ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। उससे ज्यादा की वो डिमांड नहीं कर सकता। और वो जो डिमांड कर रहा है, लाइक अगर वो दो प्रिंटर की डिमांड करता है लेकिन आपके पास सिर्फ सिंपल सिंगल ही प्रिंटर है, प्रिंटर रिसोर्स टाइप का एक ही इंस्टेंस है, तो वहीं पर एरर जनरेट हो जाएगा कि आपने जो डिमांड रखी है वो फुलफिल नहीं हो सकती है, राइट। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है, दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज शोन एज क्लेम एज इन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। दिस इज कॉल्ड क्लेम एज। जो हम, मतलब P1 एंड P2 दोनों को ही रिसोर्स R1 और R2 का एक एक इंस्टेंस चाहिए, जिसमें से P2 को R1 का एक इंस्टेंस मिल गया है और इन फ्यूचर P2 कभी भी R2 के एक इंस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, अभी किया नहीं है। इन द सेम वे P1 को भी R1 और R2 दोनों की जरूरत है और अभी उसको एक भी रिसोर्स नहीं मिला है, लेकिन P1 ने R1 के लिए रिक्वेस्ट कर दिया है, इसलिए ये रिक्वेस्ट एज है। और R2 के लिए वो रिक्वेस्ट कभी भी कर सकता है, तो ये क्लेम एज है, ठीक है। सो P1 एंड P2 इन फ्यूचर कभी भी R2 के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो सी अभी साइकिल बन रहा है क्या, अभी साइकिल No. बन रहा है नहीं, है ना। तो अब देखो, अगर इन फ्यूचर P1 ने रिक्वेस्ट कर दिया, अगर P1 ने रिक्वेस्ट किया तो दिस क्लेम एज विल बी कन्वर्टेड इनटू रिक्वेस्ट एज, and because this R2 has not been assigned to any process yet, it may immediately converted into assignment edge,
है ना, वो क्लेम एज जैसे ही P1 रिक्वेस्ट करेगा तो वो क्लेम एज रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वो रिसोर्स असाइन हो गया तो ये रिक्वेस्ट एज से असाइनमेंट एज में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ कैन यू सी सम साइकिल्स इन द ग्राफ? Is there a cycle in the Yes, graph ma'am. now? Yes, there is a cycle. इसका मतलब ये, इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को हमने लिया और जैसे ही P1 ने डिमांड किया नेक्स्ट रिसोर्स की, जो कि R2 है, जैसे ही उसने P1 ने R2 के लिए डिमांड किया, आपने प्रिटेंड किया, सिस्टम ने प्रिटेंड किया कि अगर ये रिसोर्स हम P1 को दे दें तो भी क्या मेरा सिस्टम सेफ रहेगा, क्या मेरे सिस्टम में साइकिल है. तो प्रिटेंड करके मतलब जस्ट असाइन करके एक एल्गोरिदम रन करना पड़ेगा एंड चेक करना पड़ेगा क्या मेरा सिस्टम सेफ है. मतलब एल्गोरिदम में क्या फाइंड आउट होगा, क्या साइकिल तो नहीं बन रहा. अगर साइकिल बन रहा है दैट मीन्स P1 को अभी R2 नहीं दे सकते, क्योंकि अगर दे दिया और उसी टाइम पे P2 ने भी रिक्वेस्ट कर दिया, अभी P2 से R2 जो है क्लेम एज है, डायरेक्ट एज, रिक्वेस्ट एज नहीं है, लेकिन असाइन किया और उसी समय P2 ने भी रिक्वेस्ट कर दिया, तो फिर हमारा ये साइकिल बन जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि P1 को इमीडिएटली R2 असाइन ना किया जाए, अदरवाइज साइकिल बन सकता है. इन प्लेस ऑफ P1 अगर P2 रिक्वेस्ट करता है ना, अगर P2 रिक्वेस्ट करता तो मे बी आप P2 को R2 दे देते. क्यों? क्योंकि P2 के पास R1 ऑलरेडी है और उसको सिर्फ R2 की जरूरत है. अब यही चीज ऐसा होता, इसने रिक्वेस्ट किया और ये ऐसा हो जाता, ये ऐसा रहता है ना, ये क्लेम रहता और ये असाइनमेंट में चेंज हो जाता. तो देखो ये साइकिल नहीं बन रहा है. तो P2 अगर पहले रिक्वेस्ट करेगा तो उसको R2 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साइकिल नहीं बनेगा. लेकिन अगर P1 पहले रिक्वेस्ट करेगा तो यहाँ साइकिल बन सकता है. और साइकिल कब बनेगा, अगर P1 को R2 असाइन हो गया और थोड़ी देर बाद P2 ने बोला कि मुझे भी R2 चाहिए, उसने भी रिक्वेस्ट कर दिया, तो हमारा साइकिल बन जाएगा. और जहां साइकिल बना दैट और सिंगल इंस्टेंस है सभी रिसोर्स टाइप का, दैट मीन्स डेडलॉक हो गया है और हमको अब इस डेडलॉक से बचना है, राइट. तो डेडलॉक अवॉइडेंस में by having this additional information we can find out the cycle before and then take decision कि वो रिसोर्स एक मिनट, ओके. तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में अगर हमको साइकिल मिलता है तो जैसे ही अगर साइकिल मिल रहा है तो वी कैन अवॉइड दैट डेडलॉक बाय नॉट असाइनिंग दैट रिसोर्स टू दैट प्रोसेस. तो P1 को हम असाइन नहीं करेंगे क्योंकि असाइन करने पे साइकिल क्रिएट हो सकता है. इज इट क्लियर? हमने ये वाला देखा था, एक मिनट, ये वाला लास्ट क्लास में हमने ये एग्जाम्पल देखा था. सेम यही चीज हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राफ के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. बट हमारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या करता है, अगर सिंगल इंस्टेंस है सारे रिसोर्स टाइप का तब तो वो करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है, डेडलॉक आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर सिंगल इंस्टेंस है और साइकिल मिल रहा है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि देयर इज अ डेडलॉक. बट जैसे ही मल्टीपल इंस्टेंसेस हो जाते हैं रिसोर्सेस के, तो आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है तो बहुत एफिशिएंट ग्राफ हमारा, क्योंकि उसके ग्राफ एल्गोरिदम ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी उन सबकी कम होती है. बट जहां मल्टीपल इंस्टेंसेस हुए तो हमारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ काम नहीं करता. सो फॉर दैट वी नीड अनदर एल्गोरिदम. ठीक है,
and that algorithm is known as banker's algorithm. What it is known as banker's algorithm. इसका नाम बैंकर्स क्यों दिया गया? क्योंकि लाइक बैंक के पास पूरा फंड होता है, उस फंड को उसको अपने कस्टमर्स के बीच में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कभी वो आउट ऑफ द मनी ना हो, चाहे वो मनी उसके पास जिस भी फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या ना हो, लेकिन अगर ऐसा है तो उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है, राइट? तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से तो हमारा सिंगल इंस्टेंस है तो हम फाइंड आउट कर ले रहे हैं, लेकिन जहां मल्टीपल इंस्टेंसेस हो रहे हैं रिसोर्सेज के, हमारे में हमको प्रॉब्लम हो रही है, फॉर दैट वी आर यूजिंग बैंकर्स एल्गोरिथम. ठीक है, तो बैंक, जैसे बैंक ये इंश्योर करता है कि दैट द बैंक नेवर एलोकेट इट्स अवेलेबल कैश in such a way that it could no longer satisfy the needs of all its customer. तो अगर इस तरीके से वो, अगर बैंक के पास जिस भी अमाउंट में मनी है अगर वो उसको दे देता है, तो हो सकता है नेक्स्ट डे आप गए और आपने बोला कि मैंने पहले जमा किया था, आपने फिक्स डिपॉजिट करके रखा है, आपको उसको वो मनी कैश फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में चाहिए, और बैंक बोलता है आज तो नहीं हो पाएगा, कल ले लेना. तो ये आप बेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पैसा है, आपको जब आपने मांगा तो मिलना चाहिए. तो बैंक को उतना अमाउंट, लिक्विड अमाउंट रखना पड़ता है कि वो अपने सारे कस्टमर के को फुलफिल कर सके, उनके रिक्वायरमेंट को. अगर उनका मनी यहाँ पर है, जमा है, तो आप जब वो मांगे तो आपको देना पड़ेगा लिक्विड अमाउंट में. ठीक है, सो व्हेन अ न्यू प्रोसेस एंटर्स द सिस्टम, it must declare the maximum number of instances of each resource type that it may need, but it should not exceed, it must not exceed the total number of resources in the system. है ना, वो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया. अगर आपके पास एक ही सीपीयू है तो आप 2 सीपीयू की डिमांड नहीं कर सकते. ठीक है, तो मैक्सिमम डिमांड में आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा की डिमांड तो नहीं हो रही है इंडिविजुअल में. ठीक है, पूरा काउंट तो हो सकता है ज्यादा होगा, लेकिन इंडिविजुअल, लाइक आप बोल रहे हो कि रिसोर्स टाइप ए हैज 5 इंस्टेंसेस, और एक जो प्रोसेस है वो बोलता है मुझे रिसोर्स टाइप का 8 इंस्टेंसेस चाहिए, तो आप सीधे ही एरर वाले में जाके टिक कर सकते हो, पूरा सॉल्व करते नहीं बैठना है, क्योंकि आपने बोला है कि आपका मैक्सिमम डिमांड उतना ही हो सकता है जितना सिस्टम के पास है, तो उतने, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, सो फॉर दैट पहले हम कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बिफोर सॉल्विंग दिस एल्गोरिथम. तो what is that? In that we will be using n as a number of processes and m as number of resources. ठीक है, सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर है अवेलेबल. सब हमने पढ़ा है कल, उसी को बस अब एक नेम दे रहे हैं, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको समझा रही हूँ. सो अवेलेबल विल बी क्या? इट इज अ वेक्टर ऑफ लेंथ. अवेलेबल में क्या होता है? नंबर ऑफ रिसोर्सेस, तो उसका लेंथ क्या होगा? m, कि m इज नंबर ऑफ रिसोर्सेस है. एंड व्हाट इट इंडिकेट्स, नोट करते रहना है ना. It is a vector of length m. It indicates that it indicates the number of available resources of each type. है ना, तो available का जो वेक्टर है जिसका लेंथ m होगा, जितने भी नंबर ऑफ रिसोर्स टाइप हैं, वो एट अ टाइम क्या बताएगा? नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ ईच टाइप. तो अगर मैं कहीं पर ये लिखूं कि अवेलेबल I is equal to k, इसका क्या मतलब होगा? Available I equals k. What does it mean? K instances of resource type are, ये I हम लोग प्रोसेसेस के ले लेते हैं, ये J. ठीक है, K instances of resource type J are available. K instances of resource type RJ आर अवेलेबल. इसका मतलब ये हुआ, राइट? दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है मैक्स, जो हर एक प्रोसेस जब आएगा तो अपना मैक्स डिक्लेयर करेगा.
राइट। तो मैक्स जो है एक वेक्टर तो नहीं होगा, इट विल बी n क्रॉस m मैट्रिक्स। हर एक प्रोसेसेस का डिक्लेरेशन होगा प्रोसेस रिसोर्सेस के लिए, तो इट विल बी an n क्रॉस m मैट्रिक्स which defines the maximum demand of each process. It is an n cross m matrix which defines the maximum demand of each process. ठीक है, मैक्सिमम डिमांड ऑफ ईच प्रोसेस। सो अगर एट अ टाइम मैं ये बोलूं मैक्स ऑफ आई जे, क्या होगा? ये ऐसा लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? कोई बताएगा इसका क्या मतलब हुआ? मैक्स आई जे इक्वल टू के, इसका क्या मतलब हुआ? मैम आई प्रोसेस एंड जे रिसोर्स में हम हाँ, लोग साइन कर देंगे। process pi may request at most k instances of resource type rj, ये मैक्स है ना? तो process pi may request at most k instances of resource type rj, ये इसका मतलब है ना? देन नेक्स्ट है आपका एलोकेशन। एलोकेशन भी अगेन n क्रॉस m ही होगा, n क्रॉस m मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि हर एक प्रोसेसेस का कितना एलोकेट हुआ है यह इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। सो एलोकेशन इट इज n क्रॉस m मैट्रिक्स which defines the number of resources of each type currently allocated to each process, है ना? नंबर ऑफ रिसोर्सेस ऑफ ईच टाइप करंटली एलोकेटेड टू ईच प्रोसेस। तो अगर इसी को हम ऐसा लिखें, एलोकेशन आई कॉमा जे इक्वल टू के, इसका क्या मतलब होगा? के इंस्टेंसेस ऑफ, नहीं, प्रोसेस पी आई इज करेंटली एलोकेटेड के इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स टाइप आरजे, है ना? एलोकेशन में अगर इस तरीके से वेक्टर दिया हुआ है, इसको आप रीड कैसे करोगे? प्रोसेस पी आई इज एलोकेटेड के इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स टाइप आरजे, इसका ये मतलब है। एंड लास्ट हमारा क्या बच जाता है बताओ? मैक्स हो गया, एलोकेशन हो गया, अवेलेबल हो गया, अब क्या एक और डेटा स्ट्रक्चर क्या बच जाता है? ये देखो क्या बचा? मैम फ्री। क्या बोले? मैम नीड। नीड, करेक्ट। नीड डेटा स्ट्रक्चर आप जो निकालते हो, नीड, जिसको आप अगेन एक मैट्रिक्स बनाओगे, इट विल ऑल्सो एन n क्रॉस m मैट्रिक्स which indicates the remaining resources need of each process, है ना? तो अगर नीड ऑफ आई और जे हम करते हैं इक्वल टू के, इसका मतलब ये है द प्रोसेस पी आई मे नीड k more instances of resource type rj. Process pi may need k more instances of resource type rj, right? इसको आप कैलकुलेट करते हो, कैसे कैलकुलेट करते हो? नीड को, नीड का जो भी वेक्टर होगा वो आप कैसे फाइंड आउट करते हो? मैक्स माइनस नीड कैसे निकालते हैं? क्या लिखूं यहाँ पे? मैक्स माइनस एलोकेटेड। allocated, max minus allocated, correct, right? This is the formula. तो ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर है जो हमको यूज करना है, ठीक है? एंड दिस डेटा स्ट्रक्चर विल बी फर्स्ट यूज्ड इन सेफ्टी एल्गोरिथम. What is that safety algorithm? The safety algorithm will be used to find out the safe sequences. ठीक है? Safety algorithm will be used to find out the safe sequences, है ना? सेफ स्टेट में हमारा सिस्टम है कि नहीं लिख लो. दिस एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट whether or not our system is in safe state, is in a safe state. ठीक है?
तो इसका फर्स्ट स्टेप साथ में लिखते जाना, मैं पूरी चीजें नहीं लिखूंगी। स्टेप 1 मैं वही वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि सेम वर्ड्स आपके गेट के क्वेश्चन में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका सेम यही वर्ड यूज करता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ऑल्दो कंसेप्ट क्लियर होगा लेकिन ये सब भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए एल्गोरिथम हम वैसा ही लिख रहे हैं, है ना। तो लेट वर्क एंड फिनिश, let work and finish be vectors of length इसका साइज लेंथ m एंड n। वर्क जो है वो हमको बताएगा एक टाइम पे अवेलेबल कितने हैं, और फिनिश बताएगा कि कितने प्रोसेसेस फिनिश है, इसलिए इसका लेंथ होगा n नंबर ऑफ प्रोसेसेस, इसका लेंथ होगा m नंबर ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, लिखो लेट वर्क एंड फिनिश बी वेक्टर्स ऑफ लेंथ m एंड n रिस्पेक्टिवली। इनिशियलाइज वर्क इक्वल टू अवेलेबल, लिखो इनिशियलाइज वर्क इक्वल टू अवेलेबल, जो भी अवेलेबल है हम उसको वर्क से इनिशियलाइज करते हैं, है ना। एंड इनिशियली सभी का फिनिश जो है, फिनिश आई विल बी फॉल्स, है ना। सभी का जो फिनिश आई है वो हम क्या रखेंगे, फॉल्स। फॉर ऑल आई 0 1 से लेकर n-1 तक, ये सभी का फॉल्स होगा क्योंकि इनिशियली कोई भी प्रोसेस फिनिश नहीं है ना, तो फिनिश आई इक्वल टू फॉल्स। ठीक, देन हमने क्या किया, वर्क में अवेलेबल को डाल दिया है और सभी प्रोसेसेस लूप चला के फिनिश आई सभी का फॉल्स रखा है। ओके, देन यू हैव टू फाइंड एन इंडेक्स आई सच दैट, वो लिखते जाओ, फाइंड एन इंडेक्स आई सच दैट बोथ, कौन क्या, बोथ ए, जिसका फिनिश अभी फॉल्स है उसको सेलेक्ट करो, जो अभी फिनिश नहीं हुआ है ना। फाइंड एन इंडेक्स आई सच दैट, मतलब एक ऐसा प्रोसेस सेलेक्ट करो जिसका फिनिश आई फॉल्स है, इज इक्वल टू फॉल्स, एंड नीड, जिसका नीड ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू वर्क। ये तो चेक कर रहे थे, हमारे पास पूरे प्रोसेसेस थे, उनकी नीड हमने निकाली थी और फिर हम अब अवेलेबल से चेक कर रहे थे कि किसकी नीड हम फुलफिल कर सकते हैं विद द अवेलेबल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। जिसकी नीड हम फुलफिल कर पा रहे थे उसको हम पूरा एग्जीक्यूट करते थे, फिर वो सारे क्या करता था, सारे रिसोर्सेस रिटर्न करता था, है ना। यहाँ एक लाइन और लिखो, इफ नो सच आई एग्जिस्ट, स्टेप 2 का ही लिखो, इफ नो सच आई एग्जिस्ट गो टू स्टेप 4। if no such I exist go to step 4। ठीक, क्योंकि सभी फिनिश हो गए तो आप बोल रहे हो कि अब नहीं चाहिए, अब हमको आगे नहीं बढ़ना है, हमको यहीं से टर्मिनेट हो जाना है। ठीक, थर्ड ये है, अगर मिलता है ऐसा कोई प्रोसेस जो भी फिनिश नहीं हुआ है और उसकी नीड हमारे पास जो अवेलेबल है उससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, उसको वो रिसोर्सेज दे देंगे, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और एग्जीक्यूट होने के बाद हमको अपने रिसोर्सेज रिलीज करेगा तो हम उसको क्या करते थे, अवेलेबल में ऐड करते थे। तो थर्ड में हम सीधे डायरेक्ट ये लिखेंगे, वर्क में हम क्या करेंगे, वर्क प्लस एलोकेशन, किसका, आई का, जो भी आई सेलेक्टेड है उसका एलोकेशन जो है हम अवेलेबल में ऐड कर देंगे और उसका फिनिश हम ट्रू कर देंगे कि वो अब प्रोसेस फिनिश हो गया है ना। और ये काम कब तक करेंगे, जब तक हमको ऐसा आई मिलता रहेगा जो फिनिश नहीं हुआ है और जिसका नीड जो है इज लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल। ये हम काम 2 और 3 स्टेप हम बार बार करते रहेंगे और हम स्टेप 4 में कब आएंगे, जब ऐसा कोई भी आई नहीं बचेगा तब हम स्टेप 4 में आएंगे। और स्टेप 4 में क्या करेंगे, कुछ नहीं, है ना। यहाँ पे बस चेक करेंगे क्या सभी प्रोसेसेस का फिनिश जो है वो ट्रू हो गया है। अगर ट्रू हो गया मतलब सभी एग्जीक्यूट हो गए हैं,
फॉर ऑल आई, है ना, सभी एग्जीक्यूट हो गए हैं। मतलब ये अवर सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। है ना, सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट। ओके, सो दिस इज सेफ्टी एल्गोरिदम, जिससे आप अभी तक एक क्वेश्चन बनाए हो और अभी हम लोग इसको फिर से एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। एल्गोरिदम लिख लिया सभी ने? किसी को ये एल्गोरिदम कहीं पर समझ में नहीं आया तो पूछो। सभी को आ गया समझ में? बोलो। मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप पूरा बता दीजिए एग्जाम। मैं एग्जाम्पल से बताऊं? ऐसा लिखकर समझ में आया ना, एग्जाम्पल से बताते जाऊं कनेक्ट करके। ओके, ठीक है, फिर भी नहीं समझ आए तो फिर से डिस्कस करें। ठीक है, एग्जाम्पल से बताती हूँ। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्वेश्चन लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो। कंसीडर अ सिस्टम विथ 5 प्रोसेसेस P0 थ्रू P4। 5 प्रोसेसेस, है ना। कंसीडर अ सिस्टम विथ 5 प्रोसेसेस P0 थ्रू P4 and 3 resources, 3 resource type A, B and C. 3 resource type A, B and C, जिसमें से A का कितना इंस्टेंस है टोटल? 10 इंस्टेंसेस, B has 5 instances and C has 7 instances। ठीक है, इतना लिख लिए, इंस्टेंसेस करके यहाँ सामने लिख लेना। फिर एट टाइम T0, है ना, T0 या फिर एट टाइम T0 द स्नैपशॉट ऑफ द सिस्टम हैज बीन टेकन एंड व्हाट इज दैट? उसमें गिवन है कि कितना एलोकेटेड है, मैक्सिमम उनको कितना चाहिए। 3 रिसोर्सेज है, हमने यहाँ पे लिख लिया अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे कितने प्रोसेसेस थे? 5। तो P0, P1, P2, P3 एंड P4। ये नोट करते जाओ, 0 1 0, 2 0 0, 3 0 2, 2 1 1, 0 0 2, 7 5 3, 3 2 2, 9 0 2, 2 2, 4 3 3 और अवेलेबल गिवन है आपको 3 3 2। ठीक है, इतना आपको गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्या मेरा सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं? उसके लिए हम ये सेफ्टी एल्गोरिदम यूज करेंगे। तो देखो, पहला स्टेप क्या बोलता है? लेट वर्क एंड फिनिश बी वेक्टर्स ऑफ लेंथ m एंड n। वर्क क्या है? नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास दिया हुआ है, दिस इज वर्क। तो 3 3 2 से हम वर्क को इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक, देन फिनिश, सारे फिनिश P0 P1 P2 P3 P4, देखो कोई भी अभी फिनिश नहीं हुआ है तो सभी का फिनिश हम फॉल्स कर देंगे। ठीक है, स्टेप 1 समझ में आया। स्टेप 2 क्या बोलता है? फाइंड एन इंडेक्स आई। एक ऐसा प्रोसेस फाइंड करो, हम लूप चलाएंगे तो हम P0 से देखते हुए आएंगे, राइट। तो फाइंड एन इंडेक्स आई जिसका फिनिश जो है फॉल्स हो और उसकी हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उससे कम हो या उसके इक्वल हो, तभी तो हम उसको दे पाएंगे, राइट। क्या आप देखो हमारे पास ऐसा कोई रिसोर्स है क्या? इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? हमको कुछ निकालना पड़ेगा क्या? सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आएगा आपको नीड निकालना पड़ेगा हर एक प्रोसेसेस का। तो कि नीड कैसे निकालेंगे? देखो, नीड का क्या फॉर्मूला होता है? मैक्स माइनस एलोकेशन, है ना, एलोकेटेड जितना है। तो मैक्स माइनस एलोकेटेड करेंगे तो मैक्स कैसे है? देखो, इसका मतलब क्या है? P0 has demanded 7 instances of resource type A, 5 instances of resource type B, 3 instances of resource type C। ठीक, और अभी उसको एलोकेटेड कितना है? सिर्फ एक इंस्टेंस B का एलोकेटेड है, A और C का एक भी इंस्टेंस एलोकेटेड नहीं है, राइट। अभी तक एलोकेटेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे? देखो,
वेक्टर कैसे माइनस करेंगे, 7 5 3 जो है मैक्स है और इसको एलोकेटेड कितना है 0 1 0, माइनस करो ये वाला रिसोर्स तो ये 3 ही रहेगा, बी रिसोर्स जो है 4 एंड 7। तो ये अब इसकी एक्चुअल नीड है, क्या है 7 4 3। P0 की नीड है 7 4 3। P1 की नीड क्या है बताओ, P1 की 1 नीड 2 बताओ, 2 1 2 2, देन P2 की 6 0 0 6 6 0 0 0 0, देन P3 की 0 1 1 0 1 1 एंड देन P4 4 3 1। 4 3 1। अब बताओ ये नीड निकालना किसको समझ में नहीं आया, कैसे लिख दिए हम, सबको समझ आया? यस मैम। यस मैम। 35 लोग हैं हमारे साथ, सभी को समझ में आया हमने नीड कैसे निकाला? आपको अगर क्रिटिकल सेक्शन अच्छे से समझ में नहीं आया तो ये आपके लिए फुल मार्क्स गेन करने के लिए न्यूमेरिकल है ना, डेडलॉक से एक न्यूमेरिकल आएगा। ठीक, तो हमने नीड निकाल लिया है। अब नीड निकालने के बाद चेक करेंगे सेकेंड वाले में, फाइंड एन इंडेक्स आई जिसका फिनिश आई फॉल्स हो, अभी तो सभी का फॉल्स है, जिसका नीड आई इज लेस देन इक्वल टू वर्क है। चेक करो 332 अवेलेबल है, किसका लेस देन है? P0 से देखो क्या P0 का लेस देन है क्या? नो मैम। तो किसका लेस देन है सबसे? P1 का। क्या P1 का फुलफिल कर सकते हैं? P1 का नीड देखो 1 2 2, इट इज लेस देन 332। देखो P1 को चाहिए 1 इंस्टेंस, A का हमारे पास 3 है, इनफ है। B का 2 चाहिए, हमारे पास 3 है। C का भी 2 चाहिए, इक्वल है। यस, वी कैन फुलफिल द नीड ऑफ प्रोसेस P1। कर सकते? P3 भी तो ले सकते हैं। हाँ, तो हम लूप चलाएंगे प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट में। देखो लूप Yes, चलाओगे तो P0 से ही स्टार्ट होगा, है ना, तो पहले P1 आएगा तो हम P1 को पहले कर देते हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ठीक है, ये भी बता दो। इट इज नॉट मेंशन इन एनी टेक्स्ट बुक कि किस ऑर्डर में इनको करना है, इट डिपेंड्स ऑन द डेवलपर, ऐसा वो बोलते हैं। तो जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना तो उसका एक ही सीक्वेंस बनता है, मल्टीपल सीक्वेंस नहीं बनते, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि दूसरा में भी प्रॉब्लम है, बट ऐसे में नहीं होगी, ठीक है। ओके, तो हम ऐसा करके चल रहे हैं कि हम लूप चलाएंगे। तो पहले P0 को देखा, नहीं इसका नीड तो नहीं है। दूसरे को देखा, यस वी कैन फुलफिल द नीड ऑफ प्रोसेस 1, तो हमने फुलफिल किया। फुलफिल करने के बाद देखो क्या होगा, थर्ड स्टेप, वर्क इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन ऑफ आई। जिस प्रोसेस का आप एलोकेट किए थे रिसोर्सेज, उसका जो पहले पूरा एलोकेशन है वो किसमें ऐड हो जाएगा? अवेलेबल में, वर्क में। अभी हमारा वर्क क्या है देखो, अभी हमारा वर्क है 3 3 2, ये हमारा वर्क है, मतलब ये हमारा अवेलेबल है। ठीक, अब जब P1 एग्जीक्यूट होगा तो क्या रिटर्न करेगा बताओ? ये 1 2 2 तो हमने इसी 3 3 2 में से निकाल के दिया था, तो ये तो रिटर्न होगा ही, तो मैंने इसको एज इट इज लिखा है। 3 3 2 तो मेरे पास आने ही वाला है वापस, बट साथ ही साथ और कौन सा रिसोर्स आएगा? 2A भी आ जाएगा मैम। हाँ, ये एलोकेटेड जो P1 को जो एलोकेटेड है ये भी तो वापस आएगा, ये मुझे ऐड करना है ना। वर्क इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन आई। आई यहाँ पर क्या है? P1 सेलेक्टेड है 1, तो उसका एलोकेशन क्या है? 2 0 0, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 2 0 0 ऐड किया तो क्या आएगा? 5 3 2, है ना। अब इस 5 3 2, अब हमारे पास अवेलेबल या वर्क क्या हो गया? 5 3 2 हो गया। अब देखो हम यहाँ तक पहुंचे थे लूप में, अब नेक्स्ट P2 है ना, P2 का कर सकते हैं क्या? नो नीड मैम। उसका ग्रेटर है तो नहीं कर सकते। फिर P3, यस वी कैन डू दैट। 0 1 1 है हमारे पास, इनफ है, हम दे सकते हैं। मान लो दे दिया, देने के बाद ये रिटर्न करेंगे अपने रिसोर्सेस। तो ये 5 3 2 से ही 0 1 1 निकाल के दिया है, तो ये तो हमारे पास आएगा ही, साथ
क्या आएगा उस प्रोसेस का एलोकेशन, व्हाट इज दैट 2 1 1। तो कितना बच गया अब हमारे पास 7 4 743। 743 राइट। अब हम P3 में थे, तो P3 के बाद हम P4 में जाके पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ लिखते जाते हैं। P1 के बाद हमने P3 एग्जीक्यूट किया, देन P4 को कर सकते हैं क्या, देखो है ना, कर सकते हैं। 4 3 1 चाहिए, हमारे पास 7 4 3 है, तो हम P4 को एग्जीक्यूट करते हैं। P4 एग्जीक्यूट हो जाएगा तो अपना ये रिटर्न करेगा 0 0 2, इसको हम ऐड कर लेते हैं 0 0 2, तो ये हो गया 7 4 5। ठीक है 7 4 5। अब फिर से लूप चलाओगे, ठीक है, फिर से लूप चलाओगे तो क्या होगा 7 4 5 में P0 का नीड क्या है, लेस देन है कि ग्रेटर देन है, लेस है। लेस है। सी का उसको सिर्फ 3 चाहिए, हमारे पास 5 है, तो हम P0 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। P0 एग्जीक्यूट किया तो ये 0 1 0 भी रिटर्न करेगा, तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 0 1 0। ठीक है, तो ये हो गया 7 5 5 राइट। अब क्या बच गया हमारे पास, P0 के बाद एक बच गया P2। P2 को कितना चाहिए 600 है हमारे पास, हम दे देंगे, वापस करेगा वो 302 302। तो ये हो गया 10, ये 5, ये 7। सी हमने इनिशियली ये डिक्लेयर किया था ना, ए के 10 इंस्टेंसेस है, बी का 5 इंस्टेंस है, सी का 7 इंस्टेंस है, हमको लास्ट में ये मिला है, इसका मतलब हमने करेक्ट कैलकुलेशन किया है। ठीक, तो हमको क्या मिल गया, देखो सेफ सीक्वेंस मिल गया, दिस इज अवर सेफ सीक्वेंस। एंड हमने क्या बोला था, जब हमको सेफ सीक्वेंस मिल जाए, इफ देर इज नो प्रोसेस लेफ्ट, सी स्टेप 4 क्या लिखा है, इफ finish I is equal to true for all I, system is in a safe state. So we have found that safe sequence, our system is in a safe state, so there is no problem, deadlock का कोई situation नहीं है। Here all the resource type, all of these resource type has multiple instances, right? तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस सेफ्टी एल्गोरिदम से सेफ सीक्वेंस निकाल सकते हैं। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हम सिंगल इंस्टेंस के लिए साइकिल देखकर तो फाइंड आउट कर सकते हैं, बट मल्टीपल इंस्टेंसेस होता है तो प्रॉब्लम होती है, इस वजह से हमने एक दूसरा एल्गोरिदम पढ़ा, दैट इज सेफ्टी एल्गोरिदम। इज इट क्लियर? निकाल लोगे? एक क्वेश्चन दूं? यस मैम। Yes, ma'am. ओके मैं जिससे आंसर पूछूंगी वही बताएगा, आप लोग सॉल्व करके रखना, ठीक है। हियर ऑल्सो ए का 7 इंस्टेंस है। मैम हाँ जी बोलिए। मैम एक सवाल था कि ये जितने भी एल्गोरिदम्स हम पढ़ रहे हैं, ये हमें एज अ डेवलपर हमें किसी लैंग्वेज में रिक्वायर्ड है कि कोड करना है जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं, या फिर हम कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हैं? किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली सी या C++ में बनता है, पाइथन तो काम नहीं आएगा। पाइथन तो रन टाइम पे वेरिएबल का एड्रेस भी चेंज कर देता है। आई डोंट नो आप लोग डेटा स्ट्रक्चर में किससे पढ़ते हैं, पाइथन से तो सर नहीं पढ़ाते होंगे, डेटा स्ट्रक्चर सी से पढ़ते होगे ना, यस है ना। पाइथन से पढ़ाना इजी है, बट आप ये फाइंड आउट करना, देखना कि पाइथन में जो एक एक वेरिएबल का जो एड्रेस है वो रन टाइम पे चेंज हो जाता है, तो फिर सिस्टम प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती। इसलिए आज के डेट में भी जहां सिस्टम प्रोग्रामिंग और सिक्योरिटी पे डेवलपर चाहिए, तो उनको C और C++ के डेवलपर चाहिए। तो आप ये मत सोचना कि अगर आपको C++ बहुत अच्छे से आता है, C बहुत अच्छे से आता है, तो यू आर आउटडेटेड। नो, यू आर यूनिक, आप पूरे लोगों से अलग हो। लोग पाइथन कर रहे हैं, एप्लीकेशन ओरिएंटेड उस पर काम करेंगे वो, और आपके जैसे इंजीनियर्स उनको नहीं मिलेंगे। तो सी पे भी कर सकते हो, C++ पे भी कर सकते हो, एंड बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम हम ऑलमोस्ट सी पे बनाते हैं और या फिर C++ में, तो उसी पे ही कोड होता है, किसी पे भी कर सकते हैं। तो जहां पर भी ऐसा सिचुएशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हो या फिर कोई कंट्रोल सिस्टम बनाना हो जहां पे डेडलॉक से आपको बचना हो, तो वहां पर आप सेफ्टी एल्गोरिदम का यूज करके डेवलप कर सकते हो, ठीक है।
मोहित का क्वेश्चन था शायद, मैं आवाज पहचान चुकी हूँ, है ना? यस मैम, मेरा ही था। ओके, सो A 7 एंड B का 2 इंस्टेंसेस है, C का 6 इंस्टेंसेस, ये गिवन है, टोटल इंस्टेंसेस आर गिवन एंड एट टाइम T0 वी हैव द रिसोर्स एलोकेशन स्टेट लाइक दिस, सेम वैसा ही एलोकेशन, ये सेम तो नहीं है कहीं, ये 0 0 नहीं, अलग है, P0 P1 P2 P3 P4, सेम ही क्वेश्चन है लग रहा है मुझे तो, रिक्वेस्ट नहीं नहीं नहीं, ये अलग हो जाएगा, रुको मैं दूसरा बता रही हूँ, एक नया आगे वाले एल्गोरिदम से आपको बताऊंगी, दूसरा क्वेश्चन देखती हूँ जिसका मेरे पास आंसर हो। ओके, सिंपल, ये फास्ट हो जाएगा। कंसीडर अ सिस्टम, इसमें ये नहीं है, हम करेंगे थोड़ी देर बात करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? तो इसमें एलोकेशन दिया हुआ है, इसमें 4 रिसोर्सेज हैं, ठीक है? 0 0 1 2 1 0 0 0 1 3 5 4 0 6 3 2 P0 P1 P2 P3 P4 0 0 1 4, ठीक है? एंड मैक्स इज गिवन एज 0 0 1 2 1 7 5 0 2 3 5 6 0 6 5 2 and then 0 6 5 6 and available है 1 5 2 0। तो पहले आप इसका नीड मैट्रिक्स निकालिए, नीड मैट्रिक्स निकालने के बाद आप मुझे बताइए इज द सिस्टम इन अ सेफ स्टेट और नॉट। मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। मैं बोलते जा रही हूँ, मैं जिनका अटेंडेंस लगा रही हूँ बस आप लोग सुन लेना, ठीक है? बाकी सॉल्व करो। सेक्शन ई में रोल नंबर 1 5 6 8 16
21, 25, 33। पार्थ, बड़े दिनों बाद आए तुम। यस मैम, मैं अभी अटेंड नहीं कर पा रहा था। कैसे करोगे फिर अभी सीटी के लिए? सीटी दे रहे हो? यस मैम, दे रहा हूँ, वीडियोस से रेफर कर रहा हूँ मैम, और एक फ्रेंड है वो भी हेल्प कर रहा है। जो ना समझ आए पूछ लेना। क्या रीजन था? हेल्थ से कुछ था? यस मैम, अभी थोड़ा फीवर लग रहा था बार बार, तो अटेंड नहीं किया था। तो अभी पूछ इससे लेना, रेगुलर कोई रहूंगा। डाउट होगा तो पूछ लेना कभी भी, है यस। ना। 38, 39, 42, 46। मैम 35 प्रेजेंट। 35 तो लगाया मैंने, बोला नहीं क्यों? यस मैम। 35 लगा दिया मैंने। 42 हो गया है। Excuse me, मैम। 46। हाँ मैम, रोल नंबर 3 ऑल्सो प्रेजेंट। मैम, मेरा कनेक्शन कट हो गया था एक्चुअली, तो नंबर 3 यस मैम। लगा दिया। मैम 16 also present। एक सेकंड, पहले मैं कंप्लीट कर लूँ सेक्शन, ही है ना। 46 हो गया। 46 के बाद 60, 60 के बाद 62 एंड देन 64। अब कौन बोला? रोल नंबर 16। 16 तो मैम प्रेजेंट है। yes मैम, you said just listen। देन सेक्शन F, रोल नंबर 1, 2, 5, 6, 17, 17, 22, 25, 26, 34, 39, 40। रितेश, समझ में आया? रितेश कुमार प्रधान। यस मैम। ओके। 42, 45, 47, 54, 55, 62। किसी का आया क्या आंसर? यस मैम। क्या आया? सेफ है? यस मैम। ओके। क्या मैम आया सीक्वेंस? हाँ। मैम, अगर नीट पूरी 0 हो जाएगी तो हमको देना पड़ेगा क्या हमको? नीट 0 है तो उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो उसको नहीं देंगे ना फिर? नहीं। मैम, मेरा P3 पहले एलोकेट हुआ, फिर P2 हुआ, उसके बाद फिर अटक ही गए हैं, क्योंकि फिर कोई भी प्रोसेस फुलफिल कर ही नहीं पा रहा है जितना अवेलेबल है। मुझे नीड बताओ, ये क्वेश्चन मेरे पास सॉल्व नहीं है। मैम पहले इसका आंसर चलो, बताने दीजिए। बाकी सबका आया आंसर? जिनका आ गया वो सीक्वेंस बताइए एक बार, यहाँ पे बताओ, मैं लिख लेती हूँ। क्या सीक्वेंस आया? सेफ सीक्वेंस क्या आया? सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट हुआ? P0, P0, 2, P2, 3, 3, 4 and 1। 4, then 1। ये नहीं आ रहा आदित्य? नो मैम। ये बताओ नीड मैट्रिक्स क्या आया? मैम P0 के लिए 0 आएगा। पूरा 0 है। हाँ। P1 के लिए 0750 है। 0750। P2 1002 1002। हाँ। and P3 is 0020 0020 and P4 is 0642। 0642। यस। यस।
तो देखो सबसे पहले यस डेफिनेटली P0 एग्जीक्यूट होगा क्योंकि उसकी नीड तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट करें, रिसोर्सेज रिलीज करें सो दैट वी विल हैव मोर नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, है ना। तो अभी 1520 मैं बस यहीं पे लिखते जाती हूँ, आप लोग को तो मालूम है अब कहाँ कैसे लिखना। अच्छा एक और बात, जब थ्योरी में ये क्वेश्चन आए तो ऐसी एक चार्ट बनाकर बाजू में नीड निकाल दिया, नीचे एक बस सीक्वेंस निकाल दिया और इधर पेंसिल में रफ कर दिया, ऐसे मत करना, प्रॉपर लिखना है। स्टेप 1 नीड मैट्रिक्स निकाला है, क्या नीड मैट्रिक्स आया है, आप पेंसिल से अपने लिए ऐसे साइड में लिख के रखना है तो आप लिख लो, लेकिन पूरा नीड मैट्रिक्स एक अलग से लिखना है। देन स्टेप 2 क्या किया है ना, स्टेप 2 में स्टेप 2 और 3 आपका क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो सबसे पहले नीड, बिकॉज नीड ऑफ P0 इज लेस देन दिस, तो नीड जो भी उसका नीड है उसकी वैल्यू लिखो, लाइक 0750 इज लेस देन अवेलेबल जो भी उस समय है, तो इस तरीके से लिखना। दैट्स वाई P1 विल बी एलोकेटेड एंड इट विल रिटर्न ऑल इट्स एलोकेटेड रिसोर्सेज, टोटल इतना मिला, फिर आप नेक्स्ट लिखो। ऐसा लिखना पड़ेगा थ्योरी में मार्क्स गेन करने के लिए, ठीक है, ये याद रखना। तो इसको देखो सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन इसको थ्योरी में लिखने के लिए समय लगेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बस सॉल्व किया फटाफट और आगे बढ़ गया, लेकिन थ्योरी में आपको थोड़ा प्रॉपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1520 तो ये 00 P0 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, अपना एलोकेशन रिटर्न करेगा, तो इसका एलोकेशन 0012 है ना, तो ये रिटर्न करता है 0012, तो मेरा कितना हो जाएगा 1532 हो जाएगा। अब बताओ किसकी नीड हम फुलफिल कर सकते हैं, इसकी तो नहीं कर सकते P1 की, है ना, इसका कर सकते हैं, P2 का हम कर सकते हैं 1002, तो 1002 अगर हम इसमें से निकाल के देंगे तो मुझे P2 वापस करेगा 1354, 1354 कितना आया 2 8 8 6, सही है ना, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब देखो इसमें से 0020, यस वी कैन डू दैट ऑल्सो, तो उसका जो P3 है, P3 का ऐड कर लेते हैं 0632। कहाँ पे प्रॉब्लम आई आदित्य? 8 मैम एक्चुअली मैं वो नीड 00 समझ के ऐसा लगा कि उसको मतलब मैं जो पहले एलोकेटेड है उसको भी भूल गया था मैं, तो वो थोड़ा सॉरी। 8, हाँ यही तो गड़बड़ होगा, इसलिए तो आगे सॉल्व नहीं होगा, इसलिए दिया गया होगा ये क्वेश्चन। 8 + 6 9 10 14 और ये हो गया 2। बस इसके बाद क्या है, सेम वैसे ही तो है। फिर P0 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया। अब P4 का भी कर सकते हैं, तो P4 का ये ऐड कर देंगे 0 0 1 4, ये हो गया 12, ठीक, यहाँ भी हो गया 12, ये हो गया 14, ये हो गया 2, है ना। अब लास्ट में बच गया हमारा P1, P1 को एग्जीक्यूट कर दिए, उसका 1 सिर्फ एक ही असाइन था, तो ये 1 0 0 0 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, बाकी सब एज इट इज रहेगा, है ना। तो एक क्वेश्चन देखो, इसमें पहला क्वेश्चन बनता है नीड मैट्रिक्स क्या है, दूसरा ये बनता है कि टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज, हर एक रिसोर्स टाइप का कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं, ये क्वेश्चन, या फिर किसी एक का पूछ सकता है सी के कितने इंस्टेंसेस हैं, तो आप बताओगे 12 टोटल, है ना। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इनिशियली तो गिवन नहीं था, राइट, तो 12, ये कुछ भी पूछा जा सकता है, ए का है कि बी का, सी का, डी का, एक क्वेश्चन ये बनता है। Then third question is whether our system is in a safe state or not. तो आप ये सीक्वेंस निकालोगे और निकाल के बताओगे yes our system is in safe state. अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि अगर एट ए टाइम कोई प्रोसेस एक नया रिक्वेस्ट करता है और इमीडिएटली आप उसको फुलफिल करते हो क्योंकि यू हैव इनफ नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, और उसके बाद जो स्नैपशॉट बनता है उसमें हमको सेफ स्टेट मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि सेफ्टी एल्गोरिथम हमको कब लगाना है, कब एग्जीक्यूट करना है, आफ्टर एवरी न्यू रिक्वेस्ट। तो जैसे ही एक नया रिक्वेस्ट आएगा उसको प्रिटेंड करेंगे कि उसको दे दिया, देने के बाद अगर सेफ स्टेट बन रहा है तो हम एक्चुअल में फिर उसको देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, ठीक। यही हमको नेक्स्ट पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद डेडलॉक डिटेक्शन इज एक्चुअली, डेडलॉक डिटेक्शन कैसे करते हैं वो, देन रिकवरी, दोनों शायद नेक्स्ट क्लास में हो जाए अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं तो हमारा फ्राइडे तक डेडलॉक कंप्लीट हो जाएगा। आप कोशिश करिए पूरे नोट्स डेडलॉक तक कंप्लीट हो जाएं आपके, ठीक है। और जो भी डाउट है, नोट्स आपको वीडियोस में जितना लिखा है उसी से बनाना है,
जिस दिन ओएस का एग्जाम होगा उस दिन, उसके एक दिन पहले आपको और ज्यादा कंटेंट चाहिए तब आप बुक से पढ़ लेना, बुक एट द एंड नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। अब आपको शॉर्टकट पे जाना पड़ेगा। जितने लोगों ने शुरू से, जब मैंने बोला था बुक पढ़ लेना, उस समय से जितनों ने पढ़ा होगा वो पढ़ लिए। अब आपको सारे सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं, तो इट्स बेटर जब इसको उठाया, अगर 1.5 घंटे दे रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम को तो उसको पढ़ो, वो वीडियो से एक के बाद एक देखो और उसके नोट्स बनाओ, और जो भी डाउट है तुरंत पूछ लो और कंप्लीट करो। एक बार पढ़ा कंप्लीट हो गया, दोबारा बार बार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। नोट्स कॉपी रेडी होनी चाहिए। सैटरडे छुट्टी तो नहीं है ना? नहीं तो फ्राइडे देखूंगी मैं, ठीक है। You all can leave then. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am.